वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक और जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूँ, वही जिसका नाम है आइडेंटिटी, जिसमें टोविनो थॉमस, त्रिशा और विनय लीडिंग रोल पर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। उसी तरह मूवी में काफी सारे पोर्शंस देखने को मिलते हैं। सो ज्यादा बात को ना घुमाते हुए जो एक्चुअल कहानी है वो मैं आपको सुना दूंगा। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक छोटे बच्चे हरन को दिखाया जाता है। फिलहाल ये बच्चा हरन डॉक्टर तिलकन के लाइब्रेरी में सारे किताबों को सेपरेट करते रहता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर अनीता आकर तिलकन से पूछने लगती है, अरे ये इतना छोटा बच्चा होने के बावजूद भी सारे बुक्स को कैसे अरेंज कर लिया। डॉक्टर तिलकन कहने लगता है कि हरन एक स्पेशल चाइल्ड है। बुक्स के अंदर कंटेंट तो इसको पता नहीं, लेकिन उस किताब के ऊपर जो फॉन्ट स्टाइल है, जो पेपर की क्वालिटी है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये इन किताबों को सीक्वेंस में अरेंज कर रहा है। अपने एज ग्रुप के बच्चों से काफी इंटेलिजेंट है ये हरन। हरन की एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो है ओसीडी। हर चीज में परफेक्शन चाहता है। स्मिता दीदी का बेटा है ये। स्मिता अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने के बाद कोर्ट हरन को उसके फादर के हवाले कर दिया। मतलब हरन की कस्टडी उसके फादर के पास चली गई। देविका की कस्टडी इसकी माँ को चली गई। हरन का फादर एक पुलिस ऑफिसर होने की वजह से हरन के साथ भी बहुत ही स्ट्रिक्टली बिहेव किया करता था। इसी दरमियान में हरन की माँ ने एक और बंदे से शादी कर ली। उन दोनों की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम है नीरजा। कुछ सालों के बाद हरन का फादर मरने की वजह से हरन की जिम्मेदारी इसकी माँ उठाने लगी। हरन की माँ स्मिता एक बहुत ही अच्छी स्केच आर्टिस्ट है। अब फिलहाल हरन की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, पैरालाइज हो चुकी है वो, और शायद बाद में इसकी माँ भी दुनिया से चली जाती है। खैर कुछ सालों के बाद एमी नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ किसी मॉल में जाती है, वही शॉपिंग वगैरह करने के लिए। एमी जब ट्रायल रूम में जाकर कपड़े चेंज कर रही होती है तो उसी कमरे में एमी एक फोन को देखती है, जो इस रूम की सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही होती है उस फोन में। फटाफट से एमी उस फोन को लेकर बाहर आकर वहाँ के स्टाफ मेंबर्स को बताने लगती है। अमर नाम का एक बंदा एमी और उसके फ्रेंड से कहने लगता है कि इस फोन वाला बंदा यही आसपास होगा। तभी एमी की नज़र एक लड़के पर पड़ती है। कहने लगती है कि ये लड़का बहुत देर से हमारे पास ही घूम रहा है। जब अमर उस लड़के के पास जाकर पूछने लगता है कि यह फ़ोन तुम्हारा है, तो वो लड़का फटाक से अमर के हाथ से अपना फ़ोन छीनकर वहाँ से भाग जाता है। अमर इस लड़के को पकड़ नहीं पाता। शॉकिंग बात यह है कि ये बंदा अमर किसी जगह पर जाकर उस लड़के से मुलाकात करके वो फ़ोन हासिल कर लेता है। मतलब इन सबके पीछे अमर का ही हाथ है। अमर उस फोन में से एमी की सारी वो वीडियोस हासिल करके एमी का फेसबुक अकाउंट चेक करने लगता है। बाद में अमर नकुल नाम के एक बंदे को कॉल करके इस एमी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक करवाने के लिए कहता है। एक्चुअली नकुल अमर के साथ काम करना नहीं चाहता, लेकिन अमर इसको भी ब्लैकमेल कर रहा होता है। नकुल मजबूरी में अमर के काम करते रहता है। उसी रात एमी और उसकी फ्रेंड एक पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेन लिखवाने लगते हैं। जब एमी वहाँ से वापस जा रही होती है तो वो अमर इस एमी के पास आकर उसकी वो ट्रायल वाली वीडियो दिखाते हुए ब्लैकमेल करने लगता है, पैसे मांगने लगता है, तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। एमी फटाफट से एक पास के एटीएम में जाकर थोड़े पैसे अमर को देने लगती है। एक्चुअली अमर सिर्फ एमी के साथ नहीं बल्कि काफ़ी सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही करते रहता है। उसके बाद जब अमर वापस अपने प्लेस पर जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा होता है। इन दोनों की भी ज़बरदस्त तरीके से हाथापाई होती है। इसी दरमियान में वो अनजान बंदा अमर को मार के उसके प्लेस के साथ साथ इसको भी जला देता है। खैर कुछ दिनों के बाद पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। अब तक पुलिस वालों को एक भी क्लू नहीं मिलता कि उस अमर को किसने मारा, अमर के पीछे और कौन कौन लोग हैं, या तो फिर वो अकेला है। इसी दरमियान में कर्नाटका का एक पुलिस वाला जैकोब दिनेश नाम के एक पुलिस ऑफिसर से मुलाकात करता है। जैकोब कहने लगता है कि सर किसी भी हाई प्रोफाइल केस में विक्टिम्स की प्रोटेक्शन करना ही मेरा काम है। ऐसे एक केस के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। एक लड़की की प्रोटेक्शन मुझे मिली है और उस लड़की को प्रोटेक्शन करने में मुझे आपकी भी मदद चाहिए। दिनेश कहने लगता है ठीक है, तुम उस विक्टिम के साथ हमारे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकते हो। वो बहुत ही सेफ एरिया है और एक्चुअली इसी अपार्टमेंट में हरन उसकी फैमिली रहती है। मतलब उसकी बड़ी बहन, छोटी बहन, तिलकन। जैकोब उस विक्टिम के साथ साथ इस अपार्टमेंट पर शिफ्ट हो जाता है। दूसरे लोग इनके बारे में पूछने पर जैकोब इनकी असली आइडेंटिटी छुपाकर दूसरे नाम बताने लगते हैं। उस विक्टिम का नाम है एन और जैकोब उसका भाई है। एन के साथ साथ एक और औरत भी रहती है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, वो भी एक पुलिस वाली होती है। खैर दूसरे दिन इस अपार्टमेंट वालों को ये बात पता चलती है कि इनके अपार्टमेंट में कोई चोर घुस आया, जिसकी वजह से पुलिस वाले एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर
स्केच ड्रॉ करवाते रहते हैं। एक बच्चे ने उस चोर का चेहरा देखा था, उस चोर का हुलिया वगैरह बताते रहता है। तभी हरन इस जगह पर आकर उस आर्टिस्ट की गलतियां पकड़ लेता है, मतलब चेहरा बिल्कुल भी मैच नहीं होता। सो हरन उस बच्चे से उस चोर के हर एक डिटेल के बारे में जानते हुए ये खुद उस चोर का स्केच ड्रा करने लगता है। हरन परफेक्ट तरीके से उस चोर का चेहरा ड्रॉ करता है और वो चोर और कोई नहीं, यहाँ पर आने वाला प्लम्बर होता है। अब ऑफकोर्स वहीं पर जैकब भी होता है। हरन के इस टैलेंट को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। उसी रात जैकब हरन से सेपरेटली मुलाकात करके कहने लगता है कि केस के सारे डिटेल्स मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन एक केस में तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पास एक विटनेस है, उसने किसी हत्यारे को देखा। स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर उस बंदे का चेहरा ड्रॉ करवाने की कोशिश की, लेकिन वो चेहरा मैच ही नहीं हुआ। अगर हरन तुम ये काम करोगे तो केस में बहुत मदद हो सकती है। तो हरन भी इसके लिए ओके कह देता है। सो दूसरे दिन हरन एन से मुलाकात करके एन से उस बंदे के सारे डिटेल्स पूछ के स्केच ड्रॉ करने लगता है। स्केच बनने के बाद एन को दूसरे कमरे में भेजकर जैकब से कहने लगता है कि एन ने जो हुलिया बताया वो ढंग से नहीं है। जैकब कहने लगता है, अरे हरन क्या हुआ? एन ने तो बहुत ही परफेक्ट के साथ कॉन्फिडेंस के साथ सारी डिटेल्स अच्छी तरह से बता तो दिया। हरन जैकब को वो स्केच दिखाने लगता है और शॉकिंगली वो स्केच और किसी का नहीं, खुद हरन का होता है। हरन कहने लगता है कि एक्चुअली इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं। काफी सारे केसेस में विटनेसेस घबराहट में काफी सारी डिटेल्स भूल जाते हैं, जो उनकी आंखों के सामने दिखता है वही चीजें बताते रहते हैं। पास्ट में ऐसे काफी सारे केसेस भी गुजरे हैं, यू कैन गूगल इट। सपोज अगर वो हत्यारा मैं ही होता तो एन मेरे हाथों से ही मेरा ही चेहरा क्यों ड्रा करवाती, मुझे देखते ही पहचान लेती ना कि यही हत्यारा है। फिलहाल एन को रेस्ट लेने दीजिए, किसी और दिन प्लान करेंगे अच्छी तरह से। दूसरे दिन हरन और जैकब एन को लेकर उस जगह पर जाने लगते हैं जिस जगह पर एन ने उस हत्यारे को देखा। एन का माइंड फ्रेश होने के लिए हरन इसका मनपसंद का म्यूजिक भी प्ले करते रहता है। फाइनली ये तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और शॉकिंगली ये जगह और कुछ नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में अमर को किसी ने मारा था ना, वही प्लेस होती है ये। उसके बाद एन उस बंदे के हुलिये बताने पर एक और स्केच ड्रॉ करता है। स्केच खत्म होने के बाद वो एन को ना दिखाते हुए जैकब को जाकर दिखाने लगता है। कहने लगता है कि अगर मैं पहले एन को दिखाऊंगा वो कंफ्यूज होकर रह जाएगी। जैकब कहने लगता है, अरे मेरे देखने से क्या होगा, एन को देखना ही पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। इस तरह से ये दोनों वो स्केच एन को दिखाने पर एन कहने लगती है, हाँ उस रात मैंने इसी बंदे को देखा। एन की बातें सुनने के बाद हरन शॉक में रह जाता है। खैर उसी रात हरन अमीर अली नाम के एक बंदे को कॉल करके एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि अली उस रात एन ने मुझे ही देखा, लेकिन उस जैकब से मेरे बारे में क्यों नहीं बता रही, यह मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। इसके बारे में और कुछ बातें पता करने के लिए हरन एक जैमर को रेडी करके अपने घर की बिल्ली के गले में बांधने पर वो बिल्ली एन के घर में जाती है, जिसकी वजह से एन के फोन में सिग्नल्स नहीं होते। इसी मौके का फायदा उठाकर हरन एक छोटी सी डिवाइस की मदद से एन के घर पर जाने लगता है। जब अंदर जाने ही वाला होता है तो तभी डॉक्टर तिलकन अपनी बिल्ली को ढूंढते हुए हरन को देखता है। पूछने लगता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हरन बहाना बनाने लगता है कि मैंने कुछ आवाज सुनकर यहाँ पर आया हूँ, लगता है अंदर कोई है। इस तरह से जब ये दोनों दरवाजा ओपन करते हैं तो एन अपने हाथ में गन लेकर खड़ी होती है। एट द सेम टाइम जैकब भी यहाँ पर पहुँच जाता है। एना को देखकर शॉक में रह जाता है ये एन हरन और तिलकन को पहचान ही नहीं पाती। एन का बिहेवियर देखकर डॉक्टर तिलकन कहने लगता है कि मैं तुमको पहले से ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ, तुम बहुत ही वियर्ड से बिहेव कर रही हो, बहुत देर तक लोगों की शक्लें ऐसी ही देखती रहती हो, लगता है तुमको बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। इस तरह से रजनीकांत की फोटो दिखाकर पूछने लगता है कि ये कौन है। शॉकिंगली एना पहचान नहीं पाती। सो बाद में डॉक्टर तिलक एन को किसी हॉस्पिटल पर ले जाकर काफी सारे टेस्ट करवाने लगता है। रिपोर्ट्स आने के बाद हरन एन और जैकब को बिठाकर वो प्रॉब्लम समझाने लगता है। एन को बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी है, शायद ये प्रॉब्लम इसको बचपन से होगी या तो फिर एक हादसे की वजह से आई होगी। एन किसी भी इंसान के चेहरे को पहचान नहीं पाती, मतलब एन के नजरिए में सारे लोग एक जैसे ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक काली बिल्ली को लेकर दूसरे काली बिल्लियों के बीच रख दें तो हम सडनली उस काली बिल्ली को पहचान नहीं पाते। सो सेम उसी तरह से एन की भी हालत है। एक और शॉकिंग बात यह है कि एन को ये प्रॉब्लम है, खुद एन को नहीं पता। एन लोगों को उनके ड्रेसिंग स्टाइल से पता कर रही है, या तो फिर लोगों के अंदर कोई स्पेशल चीजें देखकर। अपनी प्रॉब्लम जानने के बाद एन शॉक में रह जाती है और हरन को भी सारी बात समझ में आती है। इसलिए एन मेरा चेहरा पहचान नहीं पाई, मैं उसके सामने होने के बावजूद भी। लास्ट टाइम जानबूझकर हरन ने गलत बंदे का स्केच ड्रॉ किया
तो वो देखकर एन यही किलर समझ बैठी। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एन का असली नाम होता है अलीशा, जो एक टीवी रिपोर्टर होती है। इसी दरमियान में एक दिन वो बंदा नकुल अलीशा से मुलाकात करके अमर के सारे कच्चे चिट्टे के बारे में सुनाने लगता है। कुछ सबूत भी देने लगता है कि किस तरह से अमर लड़कियों को ब्लैकमेल करके पैसे हासिल कर रहा है। सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि उनके साथ जबरदस्ती आरएपी भी करते रहता है। जब अलीशा इस इन्फॉर्मेशन के बारे में अपनी बॉस को बताने लगती है तो उसकी बॉस अलीशा से कहने लगती है कि अलीशा, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। इस छोटे से इन्फॉर्मेशन के साथ हम न्यूज़ को टेलीकास्ट नहीं कर सकते। बाद में अलीशा यही सारे डिटेल्स जैकब को जाकर दिखाने लगती है, सुनाने लगती है। जैकब से नकुल का नाम भी नहीं बताती कि एक अनजान बंदे ने मुझे ये सारी चीज़ें दी। जैकब सीक्रेटली इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। उसी रात अलीशा की बॉस अलीशा को कॉल करके कहने लगती है कि चलो अलीशा, तुम्हारे हिसाब से हम उस न्यूज़ को टेलीकास्ट करते हैं, लेकिन केस के रिलेटेड कोई ओरिजिनल चीज़ हो तो और अच्छा होगा, जैसे उस कल्प्रिट का चेहरा, प्लेस। अब अलीशा के पास ऑलरेडी अमर का लोकेशन का एड्रेस होता है, वही जो नकुल ने दिया था। डिसाइड कर लेती है कि वो वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें शूट करेगी। सो जब अलीशा वहाँ पर जाकर रिकॉर्ड कर रही होती है तो उसी वक्त एक अनजान बंदा अमर को मार के उस सारी प्लेस को जला चुका होता है। अलीशा ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखकर डर के मारे वहाँ से जाने लगती है। इसी हड़बड़ाई में अलीशा का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके सर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से चोट आती है। उसके बाद जब जैकब को अलीशा के बारे में पता चलती है तो वो अलीशा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। रिकवर होने के बाद इसकी प्रोटेक्शन करते रहता है। खैर प्रेजेंट डे पर जैकब अलीशा की सारी बातें दोबारा अपने दिमाग में रिकवर करने लगता है। सोचने लगता है कि अलीशा पहली बार मेरा चेहरा भी तो ड्रॉ करवा सकती थी ना, लेकिन हरन का ही चेहरा क्यों ड्रॉ करवाया? जिसका मतलब क्या मैं जिस किलर को ढूंढ रहा हूँ वो हरन ही है? जैकब सुप्रिया नाम की एक बंदी को कॉल करके इस हरन के बारे में सारे डिटेल्स हासिल करके इसको बताने के लिए कहता है। जैकब हरन के पास जाकर पूछने लगता है कि बताओ तुमने अमर को क्यों मारा? मुझे पता है तुमने ही अमर को मारा। हरन कुछ भी जवाब नहीं देता। इसी दरमियान में जैकब उस दिनेश को कॉल करके ये बात कहने लगता है कि अमर को मारने वाला हरन ही है। दिनेश जैकब और हरन के पास आकर जैकब से पूछने लगता है तो फिर अलीशा ने जिस स्केच को बनवाया था वो बंदा कौन है? अलीशा ने भी कबूल किया ना कि इसी बंदे को उस रात इसने देखा था, तो अब हरन कैसे कातिल हो सकता है? जैकब कहने लगता है कि सर इस हरन ने अलीशा की मेडिकल कंडीशन के बारे में जान लिया था, उसी का फायदा उठाते हुए किसी दूसरे बंदे का चेहरा ड्रॉ किया जो इस दुनिया में है ही नहीं। उसी वक्त अमीर अली नाम का एक बंदा पुलिस वालों के पास आकर सरेंडर हो जाता है कि मैंने ही अमर को मारा और इसी बंदे का चेहरा हरन ने ड्रॉ किया था। सो ये दिनेश इस अमीर अली को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन जैकब को पक्का यकीन होता है कि हरन ने ही अमर को मारा। दोबारा हरन के पास जाकर यही कहने लगता है कि हरन तुम फटाफट से सरेंडर हो जाओ, आज नहीं तो कल तुम जरूर पकड़े जाओगे। अमर के पास जो सबूत थे वो जरूर तुम्हारे पास होंगे। उस हार्ड डिस्क को मैं कोर्ट में प्रोड्यूस करके तुम्हें कम से कम सजा दिलवाऊंगा। हरन कहने लगता है चलो मान लेते हैं कि अमर को मैं नहीं मारा, उसके पास जो हार्ड डिस्क वगैरह थे वो सारी चीजें मेरे पास ही है, लेकिन मैं उस अमर के साथ साथ उसके प्लेस को क्यों जलाता? उसमें तो सारी चीजें जल गई थी। कंफर्मेशन के लिए जैकब दिनेश को कॉल करके क्राइम सीन पर जो सबूत मिले उसके बारे में पूछने लगता है, स्पेशली अमर की हार्ड डिस्क के बारे में। दिनेश कहने लगता है हाँ, अमर ने अपने बेल्ट के अंदर एक हार्ड डिस्क को छुपा के रखा था, अब वो सारी चीजें एविडेंस रूम में है। जैकब कहने लगता है कि मुझे वो हार्ड डिस्क चाहिए सर। दिनेश इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि जैकब तो दूसरे स्टेट का पुलिस ऑफिसर है। खैर उसके बाद जैकब की वो बंदी सुप्रिया जैकब को कॉल करके हरन के सारी डिटेल्स बताने लगती है, वही उसके फैमिली के बारे में एक्सेट्रा। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला दिनेश कर्नाटका के किसी पुलिस वालों को कॉल करके बातों ही बातों में जैकब के बारे में बात करने लगता है। वो पुलिस वाला दिनेश को एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि उस जैकब को कपका डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया, वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, हम लोग उसी की तलाश में है। दूसरी तरफ हरन अलीशा के पास आकर कहने लगता है कि मेरी बहन नीरजा को किसी ने ब्रूटली आरएपी कर दिया, इसलिए मैंने उस बंदे के बारे में पता करके उसको मार के उसका प्लेस को भी जला दिया। उस हादसे के बाद मेरी बहन बहुत डिप्रेशन में चली गई और उसी हादसे से बाहर निकलने के लिए हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए इस फ्लैट पर। कुछ दिनों के बाद अंसर नाम का एक लड़का मुझसे मिलने के लिए आया। जिस तरह से मेरी बहन का आरएपी हुआ उसी तरह से अंसर की बहन सकीना को भी आरएपी किया था। अमर सकीना की वो गंदी वीडियो अंसर को भेजकर ब्लैकमेल करने लगा, पैसे पूछने लगा था। अमर को मारने में अंसर भी मेरा साथ दिया। शायद अमर को मारते समय तुमने मुझे देखा था। अमर को मारने के बाद अंसर का फादर अमीर अली मुझसे मुलाकात किया
कहने लगा था कि आपने हमारी बहुत मदद की, हमारे लिए आपने इतना बड़ा रिस्क लिया। अगर पुलिस वाले आप तक पहुंचेंगे तो मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ। सो अब जैकब तुम्हारे जरिए से मुझ तक पहुंचा। मुझे बचाने के लिए अमीर अली ने सरेंडर हो गया। इसी बातों के दरमियान में वो पुलिस वाला दिनेश हरन को फोन करके जैकब के बारे में बताने लगता है। हरन कहने लगता है कि वो जैकब जरूर उस हार्ड डिस्क को हासिल करने के लिए ही यहाँ पर आया है। वो जरूर दोबारा उस हार्ड डिस्क को हासिल करने की कोशिश करेगा। आप उस हार्ड डिस्क को लेकर मेरे पास आइए, देखते हैं एक्चुअली उस हार्ड डिस्क में ऐसा क्या है। सो उसी तरह से दिनेश एविडेंस रूम में जाकर उस हार्ड डिस्क को हासिल कर लेता है। इस तरफ जब हरन और अलीसा दिनेश से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो उसी वक्त एक गाड़ी आकर इनकी गाड़ी को ठोक देती है और वो गाड़ी और किसी की नहीं जैकब की होती है। बहुत देर तक इन दोनों की भी जबरदस्त तरीके से चेजिंग वगैरह होती रहती है। इसी कार फाइट के दौरान हरन अलीसा को गाड़ी से बाहर धक्का दे देता है अलीसा की जान को बचाने के लिए। बाद में दोबारा बहुत चेजिंग होने के बाद हरन और जैकब की गाड़ी का जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। 4 दिन के बाद अलीसा तिलकन से मुलाकात करके एक शॉकिंग बात बताने लगती है। मतलब उस दिन जो हुआ वो सारी बातें तिलकन को सुनाने लगती है। 4 दिन पहले हरन और जैकब के बीच फाइट हुई थी ना। सो यह होने के बाद हरन सेफली अलीसा के पास आता है उसको पिकअप करने के लिए। ये दोनों हार्ड डिस्क लेने के लिए पुलिस ऑफिसर दिनेश से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी वक्त हरन गन लेकर उस दिनेश को गोली मार देता है। हार्ड डिस्क हासिल करके अलीसा के ऊपर भी गन पॉइंट आउट करने लगता है, लेकिन मारता नहीं, यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो प्रेजेंट पर अलीसा यही बात तिलक को बताते हुए कहने लगती है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं किस पर भरोसा करूं। असली कल्पित तो हरन है, अब वो फरारी में है। 4 दिन से मैं डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकली, अभी भी बहुत ही मुश्किल से आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तिलक अलीसा को एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा है नहीं, हरन ने दिनेश को नहीं मारा। तुम्हारे अंदर जो मेडिकल डिसीज है उसी का फायदा उठाया जैकब ने। शायद हरन और जैकब के चेजिंग के दौरान हरन जख्मी हो गया था, जिसके वजह से जैकब हरन के कपड़े पहनकर अलीसा के पास आया और अलीसा कपड़े देखकर हरन ही समझ बैठी। जैकब ने दिनेश को मारकर उसके पास की हार्ड डिस्क हासिल कर लिया। अब वो हैकर नकुल भी वहाँ पर आकर अलीसा से यही बात कहने लगता है, हाँ जैकब ने ही दिनेश को मारा, मैंने भी देखा। उसी वक्त हरन भी वहाँ पर पहुंचकर अलीसा को जैकब के बारे में कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है कि जैकब एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनमें जो विक्टिम्स या तो फिर विटनेस होते हैं उनको बचाने के लिए कुछ ऑफिसर्स को तैनात किया। जैकब भी वही काम करता है, मतलब विक्टिम्स को या तो फिर विटनेसेस को बचाना। ऐसे लोगों को एक नई आइडेंटिटी देकर किसी जगह पर छुपाना है। लेकिन ये जैकब पैसों की लालच में उन विटनेसेस के बारे में क्रिमिनल्स को बताकर उनको खुद मरवाया करता था। जैकब के साथ साथ सुप्रिया नाम की एक लड़की भी इसके साथ काम करती है। ये दोनों बड़े बड़े क्रिमिनल्स को बचाने के लिए उनके साथ सौदे करते रहते हैं, विटनेसेस के डिटेल्स बताकर उनको मरवाना। इसी दरमियान में चिन्नप्पा नाम का एक बंदा लिकर बिजनेस में एक बहुत बड़ा स्कैम किया। जर्नलिस्ट देवराज नाम का एक बंदा उसके खिलाफ सबूतों को इकट्ठा किया था कोर्ट में बयान देने के लिए। ये बात जानने के बाद चिन्नप्पा ने उस देवराज को मार दिया और इसको मारते समय देवराज की बीवी चित्रामणि ने देख लिया। चित्रामणि कोर्ट में जाकर बयान देने पर चिन्नप्पा को अरेस्ट कर लिया गया था। वो केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। चित्रामणि नई आइडेंटिटी के साथ दूसरी जगह पर रहने लगी। तभी जैकब चित्रामणि के सारे डिटेल्स चिन्नप्पा को बताने पर कोर्ट में ही चिन्नप्पा के आदमी चित्रामणि पर हमला कर दिया था। लेकिन उस दिन चित्रामणि को कुछ भी नहीं हुआ। बाद में डिपार्टमेंट जैकब को दूसरी जॉब दे दी थी। उसके बाद यहाँ पर एक शॉकिंग चीज चलने लगी। पहले तो जैकब ने चिन्नप्पा की मदद की थी, तो अब चिन्नप्पा जैकब को फोन करके उसे ब्लैकमेल करने लगा। अगर चित्रामणि कोर्ट में जाकर मेरे खिलाफ बयान दिया तो मैं भी तुम्हारे बारे में कोर्ट में बता दूंगा। अब जैकब को तो पता नहीं होता कि चित्रामणि कहाँ पर है, तो खुद को बचाने के लिए इस केस में जो लोग ऑफिसर्स शामिल होते हैं उन सारे लड़कियों की गंदी फोटोज बनवाने लगा अमर के हाथों, ताकि उन ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करके चित्रामणि के बारे में पता कर सके। लेकिन यहाँ पर अमर पैसों की लालच में कुछ हद से ही ज्यादा गिर गया। वो दूसरी लड़कियों को भी ट्रैप करने लगा, मतलब खुद ही से अपना अपना करने लगा। अब मैंने उस अमर को मारने की वजह से अमर के पास वो हार्ड डिस्क मौजूद थी जिसमें काफी सारे डिटेल्स थे, तो उसी हार्ड डिस्क को अब जैकब हासिल करना चाहता है और उसके प्लान के हिसाब से दिनेश को मारकर हार्ड डिस्क को हासिल भी कर लिया। चित्रामणि को जो ऑफिसर्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उन्हीं ऑफिसर्स की बेटियों की वीडियोस उनको दिखाकर अब वो चित्रामणि को मारना चाहता है।
सो जैकब वही सारी चीजें अमल करते रहता है। अब पुलिस वाले जैकब पर शक ना करे, इसकी वजह से जैकब हरन की बहन के पास जाकर उनको डरा धमकाकर उनके पास ही शेल्टर लेने लगता है। इसी दरमियान में सुप्रिया जैकब को कॉल करके एक शॉकिंग बात बताने लगती है कि जैकब हरन कोई मामूली सिटीजन नहीं है, वो एक वेल ट्रेंड स्काई मार्शल है। बात यह है कि जब कभी भी पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई फ्लाइट हाईजैक होने वाली होती है, तो स्काई मार्शल्स के कुछ ऑफिसर्स मामूली सिटीजन्स बनकर उसी फ्लाइट में ट्रैवल करने लगते हैं। उन हाईजैकर्स से पैसेंजर्स को बचाने का काम ही ये स्काई मार्शल्स करते हैं। खैर उसके बाद हरन एयरपोर्ट पर जाने लगता है फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि हरन को ये बात पता लग चुकी होती है कि चित्रमणि इसी फ्लाइट से कहीं पर जा रही है और जैकब का भी यही प्लान होता है कि इसी फ्लाइट में चित्रमणि को मार देगा। फ्लाइट के अंदर आने के बाद हरन को एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि जैकब चित्रमणि को फ्लाइट में नहीं मारने वाला है। फ्लाइट लैंडिंग को सिग्नल्स भेजने वाले कुछ ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करके 2 फ्लाइटों के बीच डैशिंग करवाना चाहता है। अगर ऐसा करेगा तो चित्रमणि के साथ साथ काफी सारे पैसेंजर्स भी मारे जाएंगे। अब हरन को पता नहीं होता कि जैकब ने किन ऑफिसर्स को ब्लैकमेल किया। शॉकिंगली उसी फ्लाइट में चिन्नप्पा भी मौजूद होता है। उसे डरा धमकाकर जैकब का प्लान पूछने लगता है। चिन्नप्पा हरन से कहने लगता है कि जैकब का पूरा प्लान मुझे भी पता नहीं, लेकिन सकीना और निवेदिता की फैमिलीज को ब्लैकमेल कर रहा है। तो हरन फटाफट से उन लड़कियों के बारे में डिटेल्स हासिल करवाने लगता है। पता चलता है कि एक लड़की का फादर फ्लाइट लैंडिंग के सिग्नल्स को भेजने का काम करता है। सो दूसरी तरफ जैकब के प्लान के हिसाब से निवेदिता का फादर रॉन्ग सिग्नल भेजने लगता है फ्लाइट को लैंडिंग के लिए, लेकिन शॉकिंगली हरन ऑलरेडी जैमर लगा चुका होता है, जिसकी वजह से इस बंदे का सिग्नल पायलट्स को नहीं पहुंच पाता। पुलिस वाले फटाफट से इस बंदे के पास आकर इसको अरेस्ट करने लगते हैं। इस तरह से फाइनली हरन चित्रमणि के साथ साथ बाकी पैसेंजर्स को भी सेव कर लेता है। कुछ दिनों के बाद जैकब को दिखाया जाता है जो सुप्रिया के साथ मिलकर एक नई आइडेंटिटी के साथ प्राइवेट जेट में दूसरे कंट्री पर जाने लगता है। शॉकिंगली उसी प्राइवेट जेट में हरन भी मौजूद होता है। 1 महीने से जैकब को ढूंढ रहा होता है, फाइनली इसका पता करके इसके पास पहुंच ही जाता है। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। ये सीन देखने के लायक है। फाइट के दौरान हरन जैकब को गोली मार के मार ही देता है। दूसरी तरफ अलीसा अपने दिमाग का ट्रीटमेंट करवाती रहती है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।